यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश बगड़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर और इसमें जो अपना पहला है वो है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी कि विभव मापी की सहायता से हम प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये जो आपका जो हेडिंग है ये आपका प्रैक्टिकल में भी है, इसका हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल भी होता है इसका कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करके बताएं भाई विभव मापी की सहायता से। तो इसमें हम आराम से इसका मेजर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट यहाँ पर हमें इसको थ्योरेटिकली समझना है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम इसका परिपथ चित्र बनाते हैं। परिपथ चित्र परिपथ चित्र में आपको सबसे पहले क्या करना है कि विभव मापी है तो विभव मापी का आपको तार लेना है। यह हम मान लेते हैं कि विभव मापी का तार है हमारे पास में 10 मीटर लंबा। यह वाला जो पॉइंट है इसका एक इंड, इसको हम नाम दे रहे हैं बिंदु ए और दूसरे को नाम दे रहे हैं हम बिंदु बी। अब आपको यह भी पता है कि विभव मापी है तो विभव मापी में सामान्यतः हम दो परिपथ बनाते हैं, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। बट प्राथमिक परिपथ में हमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका जो विभव मापी का तार है जो ए बी, इन दोनों बिंदुओं के श्रेणी क्रम में एक एप्सिलॉन पी विद्युत वाहक बल का सेल, इसके श्रेणी में क्रम में एक कुंजी K1 और इसके श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक RH को चित्र अनुसार संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। तो नाम लिख दीजिए यहां पर प्राथमिक परिपथ। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ढंग से भी सुने। ठीक है, फिजिक्स में क्या है कि आपका जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम यदि आपका अच्छे से है, सही बनाया है, तो उसके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। और साथ में यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो बाकी हम जो भी डेरिवेशन करते हैं वो डायग्राम पर डिपेंड करता है फिजिक्स में। यहां पर ये पॉजिटिव सिरा है सेल का, इस बिंदु ए से संयोजित कर रखा है, तो धारा सेल के पॉजिटिव सिरे से प्रवाहित होगी। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम एक अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध वाला एक सेल लेते हैं और ये प्लस और ये इसका माइनस। ठीक है, और इसके साथ में हम धारामापी G को संयोजित कर देते हैं और धारामापी का जो दूसरा सिरा है वो विसर्पी कुंजी यानी जो कि J के साथ संयोजित करके इस तार पर संतुलन लंबाई को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको परिपथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं उन टर्मिनलों के मध्य आपको एक प्रतिरोध बॉक्स लगाना पड़ेगा, RB प्रतिरोध बॉक्स। इसको भी आपने पीछे वाले वीडियोस में अच्छे से कवर किया है कि प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ में एक कुंजी को भी संयोजित कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा देख लें एक बार परिपथ की जो रचना है वो किस प्रकार से होती है। सर्वप्रथम हम विभव मापी के तार के बिंदु ए और बी के श्रेणी क्रम में एक एप्सिलॉन पी विद्युत वाहक बल का सेल, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH को चित्रानुसार संयोजित करते हैं। संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए एक सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है और उसके पॉजिटिव सिरे को विभव मापी के बिंदु ए से, उसके नेगेटिव सिरे को धारामापी के पॉजिटिव सिरे से और धारामापी का जो नेगेटिव सिरा उसको विसर्पी कुंजी J से चित्रानुसार संयोजित करके द्वितीयक परिपथ का निर्माण करते हैं। और फिर सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से संयोजित करते हैं। अब इसमें हम कार्य किस प्रकार से करेंगे, इसकी कार्य विधि क्या है। ये तो इसकी परिपथ की संरचना हो गई। परिपथ की संरचना में आपको ये जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें आपको लिखनी है। सर्वप्रथम हम प्राथमिक परिपथ बनाते हैं, इस प्रकार से जो मैंने लगा रखे उसी प्रकार से आपको बोलना है। फिर द्वितीयक परिपथ का निर्माण करते हैं, इसको आप बोल सकते हैं सेकंड सर्किट या परिपथ, द्वितीयक परिपथ। ठीक है, अब इसकी कार्य विधि, तो कार्य विधि को आप अच्छे से समझें। कार्य विधि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप इस डायग्राम को देखते जाएं। सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं। अभी देखो यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है। डॉट लगाने का मतलब यहां पर स्विच ऑन करते हैं। सर्वप्रथम हम प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी K1 में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं।
उसके पश्चात विसर्पी कुंजी जे की सहायता से तार पर संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। तार पर संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। संतुलन लंबाई का मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी कि वह स्थिति जो धारामापी में शून्य विक्षेप को प्रदर्शित करे, यानी कि वह स्थिति जो धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति को प्रदर्शित करे। अब इस स्थिति में जो आपका सेल है एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल वाला, वो खुले परिपथ में होगा। खुले परिपथ में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धारामापी इस सेल से कोई भी किसी भी प्रकार की धारा काम में नहीं ली जा रही है। क्यों नहीं ली जा रही? क्योंकि इधर तो आपने ये स्विच ऑफ कर रखा है एक बार, यानी कि कुंजी खुली है, और इस परिपथ में यहाँ धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है। तो इस सेल को हम क्या मान सकते हैं? खुले परिपथ में। ये जो आपका सेल है एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल वाला, ये अभी खुले परिपथ में है, और खुले परिपथ में है इसका मतलब इस दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। तो इसका जो ये विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, इसका मान इस तार पर ज्ञात विभवांतर के क्या होगा? बराबर होगा। अतः विभवमापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं? यानी कि जब सेल खुले परिपथ में हो, जब एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल का सेल खुले परिपथ में हो तो विभवमापी के सिद्धांत से एप्सिलॉन इज इक्वल टू XL संतुलन लंबाई L1 है, तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि इस तार पर यहाँ पर जो बिंदु C पर यदि संतुलन लंबाई आई है, यहाँ पर इसको यहाँ पर समझे, यानी आपका जो विभवांतर VAC है, ये VAC विभवांतर क्या होगा? यदि इस विभवमापी की जो प्रवणता है, विभव प्रवणता X है और संतुलन लंबाई L1 है, इन दोनों का गुणा क्या होगा? इस तार पर कितना विभवांतर है उसके बराबर, और ये जो तार पर जितना विभवांतर है वो किसके बराबर होगा? इस द्वितीयक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। अतः हम VAC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ गया? XL1। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आपने विभवमापी का सिद्धांत यदि अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, विभवमापी वाला सिद्धांत वाला नहीं देख रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब K2 में डॉट लगाकर एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल वाले सेल को बंद परिपथ में लाते हैं, एवं आरबी में से उचित मान का प्रतिरोध निकाल कर संतुलन लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। ठीक है, संतुलन लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। आपको एक बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बस लगातार देखते रहें। नोट्स आपको मैं ऐसे PDF फाइल आपको उपलब्ध करवा दूंगा, बता देना मुझे। अब देखें आप, इसके बाद में हम क्या करते हैं, कुंजी K2 में डॉट लगाते हैं। तो डॉट लगाएंगे तो ये वाला जो परिपथ है बंद परिपथ हो जाएगा। तो इस सेल के कारण इस नीचे वाले परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। हम ये बोल सकते हैं कि इस सेल से अब धारा ली जा रही है। इसका मतलब है अब जो ये वाला जो सेल है वो कौन से परिपथ में है? बंद परिपथ में है। तो बंद परिपथ में जब सेल होता है तब सेल के दोनों सिरों में जो विभवांतर होता है उसका नाम है टर्मिनल वोल्टता। इससे पीछे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर क्या है, इसी की चर्चा करें। तो अब ये वाला जो सेल बंद परिपथ में हो गया क्योंकि नीचे वाले परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाहित होने के कारण इस दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल वोल्टा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस स्थिति के लिए इस विसर्पी कुंजी की सहायता से इस तार पर दोबारा संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे, और वो हम कितनी प्राप्त कर लेते हैं? L2 प्राप्त कर लेते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो मान लीजिए यहाँ C' पर आ गया। यहाँ मैं इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम आपको इतना ही बनाना है।
वो मान लीजिए आप सी डेज पे आ गया तो संतुलन लंबाई में क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया, या संतुलन लंबाई पहले भी आ गई, ठीक है, या आगे पीछे आ सकती है। तो संतुलन लंबाई अपनी परिवर्तित हो गई, परिवर्तित होकर कितनी हो गई, L2 हो गई। अब इस कंडीशन में इस तार पर जो उत्पन्न विभवांतर है VAC डैश इज इक्वल टू XL2 होगा, और ये VAC डैश इज इक्वल टू XL2, इस टर्म को आप ध्यान से देखें, ये जो टर्म है VACL2 XL2, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, इस सेल की टर्मिनल वोल्टता के। हम मान लेते हैं कि इस सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वो V है, प्राप्त कर लेते हैं। अतः विभवमापी के सिद्धांत से, अतः विभवमापी के सिद्धांत से V इज इक्वल टू XL2। V यहां पर क्या है, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2। परंतु हम जानते हैं, परंतु टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस क्या होता है, IR। यदि सेल से I धारा प्रवाहित हो रही है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। हमें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। स्मॉल r यहाँ पर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो इस स्टेप को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये तो हो गए प्लस की IR इज इक्वल टू ये V हो गया माइनस का, तो एप्सिलॉन माइनस V, तो R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। परंतु ओम के नियम से देख रहे हैं आप, ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। R कौन सा कैलकुलेट होगा, R वह कैलकुलेट होगा जो हम आरबीमी से निकालते हैं। आरबीमी से एक डॉट खींचते हैं, 1 ओम 2 ओम 4 ओम, जो आपकी मर्जी है उसके अनुसार, ठीक है। तो वो R की वैल्यू है ये, तो इस I की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो स्मॉल r इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I की वैल्यू मैं रख रहा हूँ V बटा R, तो V बटा R, तो ये R कहाँ गया, ऊपर गुना में। अब आपको काम करना है समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर एप्सिलॉन और V की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो पुट करने पर क्या हो गया, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, एप्सिलॉन की वैल्यू तो ये है, तो XL1, ठीक है, V की वैल्यू माइनस XL2, तो ये XL2 अपॉन V की वैल्यू XL2 और इनटू में क्या आ गया, R, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। तो स्मॉल r इज इक्वल टू x कॉमन आ गया, यानी L1 माइनस L2 अपॉन x L2 और गुणा में क्या आपका r, x क्या हो गया कैंसिल, तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 और इनटू में r। तो ये क्या हो गया हमारे पास में फॉर्मूला हो गया किसका, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब यहाँ पर L1 और L2 क्या है और R क्या है वो आपको दोबारा सुनना है। L1 क्या है, L1 तो है जब ये कुंजी हम K2 खुले रखते हैं, यानी कि जब ये सेल खुले परिपथ में होता है, जब ये सेल खुले परिपथ में होता है तब संतुलन लंबाई उसको हम बोल रहे हैं L1, और जब हम ये K2 यहाँ पे उसको डॉट यहाँ K2 को बंद कर देते हैं तब इस सेल के लिए दोबारा जो संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं, यानी कि जब ये सेल बंद परिपथ में होता है तब वह जो संतुलन लंबाई है उसको हम बोल रहे हैं L2। और R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध है, जो हम इस आरबीमी से जो उचित मान का प्रतिरोध खींचकर बाहर निकालते हैं वो क्या है, आपका R है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा आप देखें, खास इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको विभवमापी की जो अनुप्रयोग है उसमें नंबर 1 आपको पढ़ना है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसका परिपथ चित्र। सबसे पहले हम परिपथ चित्र बनाएंगे, तो इसकी संरचना के बारे में, यानी कि ये जो परिपथ की बनावट करते हैं उसके बारे में कुछ बातें लिखनी है। फिर आपको कार्य विधि लिखनी है और कार्य विधि में लिखकर इस प्रकार से स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। ये तो सिंपल बात है। दोबारा सुन लीजिए हम किस प्रकार से इसकी कार्य विधि को दोबारा समझा रहा हूँ एक बार। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कुंजी K1 में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं और एप्सिलॉन विद्युत वाहक वाले सेल को खुले परिपथ में रखा है, विसर्पी कुंजी की सहायता से तार पर संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। अतः विभवमापी के सिद्धांत से एप्सिलॉन इज इक्वल टू XL1, यानी कि जब खुले परिपथ में होता है तब इसका विद्युत वाहक बल इस तार पर उत्पन्न विभवांतर की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा संतुलन की अवस्था में। तो इक्वेशन 1 आ गई।
फिर हम क्या करते हैं, कुंजी K2 में डॉट लगाते हैं। कुंजी K2 में डॉट लगाने के पश्चात ये वाला सेल बंद परिपथ में आ जाता है, यानी इससे आप इस नीचे वाले परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और फिर दोबारा विसर्पी कुंजी की सहायता से इस तार का संतुलन लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। और तो L2 प्राप्त करते हैं, तब हम मान लेते हैं कि इसकी जो इस सेल की जो टर्मिनल वोल्टा वो कितनी है, V है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, x L2, यानी कि V सिद्धांत का ये फॉर्मूला है। ठीक है, फिर टर्मिनल वोल्टा का एक हम सूत्र हमें पहले से याद होना चाहिए, सूत्र हमें पहले से याद होना चाहिए। और यहाँ से हम स्मॉल r को एक तरफ करके फिर एप्सिलॉन और v की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। बट एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, यहाँ पर i की वैल्यू भी पुट करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो वैल्यू है वो किसकी है, एप्सिलॉन और ओनली v की वैल्यू है, इसलिए आपको अलग से देखना है इसको। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन अपने आप कर लोगे तो वहां तक अपना पूरा ये डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और है परिपथ में, और एक चीज और देखें, इस सेल का जो प्लस है बिंदु ए से जुड़ा हुआ है और इस सेल का भी जो प्लस है वो बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी। तो यदि संतुलन की अवस्था में है तो धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी, और यदि संतुलन की अवस्था में है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी इस वाले परिपथ में, और नहीं है संतुलन की अवस्था में तो इसमें इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली टॉपिक है तो प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से समझ में आता है, बट आपको थ्योरेटिकल प्रोसेस के लिए आपको इतना ऐसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।